अस्सलामुअलैकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं शाजिया खान। नाज़रीन, मुल्की हालात माशी लिहाज से यकीनन हौसला अफजा नहीं है, इसीलिए जब हमारी मखलूत इत्तेहादी हुकूमत आई थी तो गैर मकबूल फैसले करने पड़े ताकि मुल्क को श्रीलंका जैसी सूरत हाल से दो चार ना होना पड़े। बहरहाल इस वक्त IMF के साथ मुआहदा हो गया है, 1 अरब की ग्रांट हमें जल्द मौसूल हो जाएगी। साथ साथ इस वक्त चीन ने हमें $2.3 बिलियन की जो है वो हमें मिल गई है इमदाद और मौसूल हो चुके हैं। इनसे बहरहाल कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है और हमने देखा कि डॉलर की कदर जो है वो कम हुई है। साथ साथ सरमायाकारी की मालियत में भी 43 अरब से जायद का इजाफा हुआ है। नाज़रीन, ये वो इकदाम हैं जो हुकूमत इस वक्त कर रही है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम कुछ और भी इकदाम ले रही है और तारीख में पहली बार जो है वो साहिब हैसियत की कुल आमदनी पर इजाफी टैक्स लगाया गया है। हुकूमत ने 13 बड़ी ऐसे सेक्टर्स यानी सनतें हैं जिन पर सुपर टैक्स 10% लगाने का फैसला किया है और कहा यह जा रहा है कि इससे गुर्बत के खात्मे में मदद मिलेगी। और वज़ीर आज़म साहब खुद अपने बेटों की कंपनीज को और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल अपनी कंपनी को इस टैक्स पे के अंदर लेकर आ रहे हैं। अब सरमायादारों पर टैक्स लगाने का मुतालबा बहुत पुराना है और हमने देखा कि कोविड के ज़माने में भी पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने अरबों रुपए कमाए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐलान वन टाइम है, तो क्या इस वन टाइम से आप जो टैक्स कलेक्शन है जो 7,000 अरब से ज़्यादा है उसका वो आप अचीव कर सकेंगे या नहीं? साथ साथ आज हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ टैक्स नेट में लोग क्यों नहीं हैं, क्यों मतलब हमारी आबादी के जो 10% लोग हैं वो सिर्फ टैक्स पेयर हैं, बाकी को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया गया? हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हुए, हमारे जो हम देख रहे हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स नहीं हुए, तो हुकूमत को ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए जिससे सैर हासिल इकदाम को का हासिल किया जाए? मेहमानों का तारुफ करा दो, बड़ा ह्यूज पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। रियाज रहमान साहब, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। अतीकुर रहमान इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट KCCI जावेद बिलवानी साहब, थैंक यू सर आप तशरीफ़ लाए। मज़हर अली जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। आपसे शुरू करती हूँ मैं रियाज। इस वक्त हम देख रहे हैं कि यकीनन हुकूमत की जो मुआशी टीम है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर जा रही है, किस तरह देख रहे हैं आप उनके इक़दाम को? देखिए, मरता क्या ना करता, वी आर इन अ फिक्स सिचुएशन। जिस तरह के इकोनॉमी के हमारे हालात हैं और ये टफ डिसीजंस गवर्नमेंट ले रही है, तो ये बहालतें मजबूरी है और लेनी पड़ रहे हैं इन हालात में। हमारी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है या कंट्री की भी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके भी इम्पैक्ट्स हैं, तो बहालतें मजबूरी तो लिए जा रहे हैं, बट ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। अच्छा। 10% टैक्स लगा के आप IMF की किस्त तो ले लेंगे ताकि हम अपने आप को डिफॉल्ट से बचा सकें और श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बच जाएं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग विच इज़ आपका GDP का जो आपने टारगेट सेट किया है वो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होगा उसको अचीव करना। इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो आपने टारगेट सेट किए हैं ग्रोथ के, वो मुश्किल हो जाएगी बिकॉज 10% टैक्स इज़ टू हाई and without any anticipation by the market players and the industrialist। ये एक शॉक में कल मॉर्निंग में बिजनेस कम्युनिटी या इंडस्ट्रियलिस्ट आए और उसका रिजल्ट आपने स्टॉक एक्सचेंज के क्रैश होने में भी देखा, क्योंकि डेफिनेटली ये इम्पेक्ट करेगा अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनीज को। और वन टाइम है, बिटर पिल है, लेनी तो ज़रूरी थी, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो रियल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा हमारे पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड के डेफिसिट को कम करने के लिए हमें अपने टैक्स नेट को बढ़ाना होगा, टैक्स बेस को बढ़ाना होगा। उसके लिए इनिशिएटिव बार बार हर साल हर गवर्नमेंट में हर दफ़ा हम लोग एज ए प्रोफेशनल एडवाइस करते हैं कि जब तक आप टैक्स नेट और टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, चाहे वो सैलरीड क्लास का हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, लिस्टेड कंपनीज हो या प्राइवेट कंपनीज हो, दे आर ऑलरेडी इन योर नेट और आप उनका रेट बढ़ा बढ़ा के अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हैं, तो ये मईशत के लिए और मुल्क के लिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए या लोकल इन्वेस्टमेंट के लिए ये किसी भी तरह से कंड्यूसिव नहीं है। ठीक है, हमें उस ग्रोथ को लाने के लिए हमें टैक्स रेट को कम करना पड़ेगा और एक पूरा 180 डिग्री गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यू टर्न लेती है। हम अब रेट को लेके गए 39%, ये एक ज़माने में 10 साल पहले 40% 45% टैक्स होता था और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए
पूरा एक मैप पुरानी गवर्नमेंट्स जो थी इससे पिछले 5 साल उससे पिछले ग्रेजुअली 1% एवरी ईयर कम किया, उसको 40 से 39, 38, 37 और अब जाके ये 29% पे आया। अब हम डायरेक्ट 29 से 39 वन टाइम तो कह रहे हैं। आई होप कि अल्लाह करे अगले साल फिर वो 29 पे आ जाए, तो देन इट्स अ बिटर पिल व्हिच वी हैव अतीक साहब, मुश्किल हालात हैं, मुश्किल फैसले करने पड़े हैं। IMF ने टैक्स अहदाफ की जो वसूली है उसके लिए हुकूमत ने यकीनन कुछ ऑप्शंस पे गए होंगे, फिर इस ऑप्शन पर आए कि हमने सुपर टैक्स इन्होंने लगाया। आप किस तरह देख रहे हैं? जैसे रियाज साहब ने कहा कि एक टारगेट फिक्स किया 7,470 बिलियन रुपीस का, अब उसको एडिशनली उसमें ऐड कर दिए 466 बिलियन और। अब ये जितना बर्डन है, ये ज़ाहिर है चैलेंजिंग टाइम्स है, हर आदमी कंट्रीब्यूट करने को तैयार है, लेकिन जो सैलरीड क्लास है वो ऑलरेडी इतना हेविली कंट्रीब्यूट करती है और मेजर कंट्रीब्यूटर है, लगभग 30, 35, 40 बिलियन के करीब कंट्रीब्यूशन करते हैं टैक्स नेट पे हर साल। अब उसमें हो रहा क्या है कि जो टैक्स लाइबिलिटीज़ है ना उनकी बड़ी हेवी इंक्रीज़ हो गई हैं, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ बर्डन फॉर देम। देखिए एक वक्त ऐसा आया हुआ कि जब इन्फ्लेशन चल रहा है, पेट्रोलियम के प्राइसेस चल रहे हैं बहुत हाई, इसके अलावा हेवी इलेक्ट्रिक प्राइसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मिक्सअप होकर के एक बर्डन सा आया हुआ है एक आम आदमी पे। लोग जो सैलरीड क्लास है वो ये देख रहे हैं कि किसी तरह अपने एम्प्लॉयर्स को राज़ी करते हैं कि वो कोई कॉम्पनसेशन कर दें उनको और उनकी सैलरीज बढ़ जाएं ताकि वो डे टू डे अफेयर्स को मीट अप कर सकें। लेकिन एक डिक्रीज इन द सैलरी और वो भी इतना हेवी और ह्यूज टैक्स नेट बना करके उसके ऊपर डालना और एक टैक्स लाइबिलिटी मज़ीद क्रिएट करना, तो ये आई थिंक एक बर्डन है जो काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल में मैंने देखा है कि मैं जो भी बात हुई है जिसके साथ भी, तो वो यही कह रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो ये कोई इसके ऊपर थोड़ी सी कंसिडरेशंस की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक हम लोग अपने एक्सपोर्ट्स को बहुत वालेहाना आगे नहीं बढ़ाएंगे। सिर्फ ये कह देना कि 30 बिलियन, 40 बिलियन, 50 बिलियन, 150 बिलियन डॉलर्स तक जाना चाहिए हमको, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ। ठीक है, इसके लिए कुछ करना होगा। दूसरी बात यह कि हमें अपनी प्राइवेटाइजेशन को एग्रेसिवली लेना होगा, बहुत एग्रेसिवली जाना होगा। हमारे पास मौके हैं, हम अपनी चीज़ों को प्राइवेटाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा FDI अट्रैक्ट करें। जितना इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर सकते हैं उतना ही इकोनॉमिक की प्रॉस्पेरिटी के लिए बेहतर है। ठीक है जावेद साहब, अब लाजमी सी बात है शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि रिलीफ दिया जाए, लेकिन उनके पास एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, क्योंकि पिछली हुकूमत जिस तरह से स्टेप्स लेके गई और होल्ड करके जानबूझ के सियासी फ़ायदा उठाने के लिए, अगर ये नहीं करते तो फिर क्या करती गवर्नमेंट। और रही बात इंडस्ट्रियल की, लाजमी सी बात है बहुत अरसे से एक बात उनका मुतालबा भी था कि सरमायादारों पर टैक्स लगाया जाए। अब टैक्स लगाया है, ज़्यादा लगा है, लेकिन लगना तो बहरहाल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ जितनी भी गवर्नमेंट्स आई ना, उन्होंने टैक्स नेट नहीं बढ़ाया। अगर हम अपने रीजनल जितनी कंट्रीज़ हैं उनको चेक करें तो सबसे कम टैक्स नेट हमारा है। और हमेशा इस पे तमाम बिजनेस कम्युनिटी और जितने टैक्स के कंसल्टेंट्स ये वो हमेशा गवर्नमेंट को आइडियाज़ देते हैं कि आप ये करें, और उस पे काम भी होता है, फिर उसके बाद फिर उसको साइड में फेंक दिया जाता है। मुझे याद है कि एक ज़माने में हमने कहा कि जितने लोग ट्रैवलिंग करते हैं या जितने लोग बिजली का बिल इतना देते हैं, 15-20 साल पुरानी बात है, तो इन्होंने सारा डेटा बना लिया और हमें ऐसा लगता था कि अब काम हो जाएगा। अगर ये उस वक्त उस पर इम्प्लीमेंट कर देते ना, तो आज जो ये तकलीफें हो रही हैं कि एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं है, तो ये नहीं होता। देखिए, आपके पास किसी चीज़ का भी रिजर्व भी नहीं है इस मुल्क में। अल्लाह ना करे आपकी वॉर होती तो आपके पास है क्या। एक ज़माना होता था कि इस मुल्क के अंदर इतने महीनों की गंदम होती थी, इतने महीनों का पेट्रोल होता था, इतने महीने का डीजल होता था, इतने महीने की चीनी होती थी। आपका ये तो अल्लाह का करम है कि $60 बिलियन तो आपकी ज़मीन दे रही है पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर। आपने उसको भी ऐसा कर दिया कि उसकी भी ग्रोथ नहीं हो रही। मतलब 60 बिलियन, ये आप 200 बिलियन पे जा सकते हो इजीली। अब देखिए, टैक्स दुनिया में लगा है, ऐसा नहीं है। फ्रांस में भी लगा है 70-75% टैक्स, अमेरिका में भी लगा है 90% टैक्स 1950 के अंदर, फ्रांस में 2014-15 में लगा। तो मुल्क के लोग ही कुर्बानी देंगे, मुल्क के हालात खराब होंगे। बट आप
IMF के पास जाते हो, ये भी हम इतने सालों से कहते हैं कि बांग्लादेश बांग्लादेश आप बातें करते हो, बांग्लादेश की जो पॉलिसी बनती है हमारे यहाँ तो हर साल चेंज हो जाती है पॉलिसी, थोड़ी गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिसी चेंज। एक जगह आप बात करते हो चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी की, आप पॉलिसियों को क्यों चेंज करते हो? आप सब जितने भी लोग हैं और हमारे यहाँ जो पॉलिसीज बनाते हैं उसके अंदर पॉलिटिकल माइलेज के चक्कर में आपके मुल्क की बर्बादी हो जाती है। सबसे बड़े प्रॉब्लम ये है, आप देखिए बांग्लादेश है, या बांग्लादेश के अंदर एहतजाज भी होता है एक्सपोर्ट का कंटेनर, बांग्लादेश में सरमायाकारों ने भी तो बहुत कुर्बानियां दी है ना, उससे ज्यादा पाकिस्तान में दी है। आपको मालूम है पाकिस्तान में इतनी कुर्बानी सरमायाकार दे रहे हैं, दुनिया में कहीं नहीं देते। इसकी मिसाल मैं आपको बता देता हूँ, साइबर नाइफ जो ट्रीटमेंट हो रहा है ये किसने लगाया है? किसने लगाया? और एक दुनिया में कहीं भी नहीं होता फ्री, सिर्फ पाकिस्तान में होता है, डेवलप कंट्री में भी नहीं होता। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में आप ये देखें, सीलानी देख लें, चीपा देखें, एदी देखें, दुनिया में कहाँ मिलते हैं सारे। ये पाकिस्तान के लोग जितना, अपने मुल्क को छोड़ो, किसी और मुसलमान मुल्क के अंदर हालात खराब होते हैं, यहाँ के चैरिटी करने वाला पाकिस्तान सबसे बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। मगर चक्कर क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिल्कुल सही बात पॉलिसीज है। अच्छी हो, टैक्स नेट बढ़ाया जाए, हर आदमी। आप मुझे एक बात बताएं, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का आदमी पैसे मांगने आया या कोई चीज लेने आया, उसको आदमी बुरी नजर से देखता है। एक मस्जिद का इमाम आ जाए तो उसको इज्जत देता है। ट्रस्ट डेफिसिट है ना, ट्रस्ट डेफिसिट है। मजहर, हम हमेशा अशराफिया की, यानी कि पाकिस्तान के बारे में एक आम परसेप्शन ये किया जाता है, अगर गरीब आवाम उसको करे तो, कि ये अशराफिया की मईशत है, गरीबों के लिए देखा नहीं जाता। अब हुकूमत का गरीब या तनख्वाहदार तबके के बजाय अमीरों से इजाफी टैक्स लेना, ये क्यों इतना रेजिस्टेंस सामने आ रही है सरमायाकारों की तरफ से? देखिए शाजिया, इसमें तो एक बात तो ये है कि हुकूमतें टैक्स क्यों लेती हैं जब आपकी आमदन नहीं होती, तो आप अपनी आमदन बढ़ाने पे फोकस क्यों नहीं करते? टैक्स लेना चूंकि हर हुकूमत के लिए आसान काम होता है, तो मेरे ख्याल में इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो टैक्स की तरफ जाती हैं। अभी जो सुपर टैक्स लगा है जिन 13 सेक्टर्स पे, ये वो सेक्टर्स हैं जो कि मुल्क की जो इकॉनमी है उसमें बैकबोन का रोल प्ले करते हैं। और टोटल जो हमारा जो टैक्स बेस है उसमें 80% कंट्रीब्यूशन इन्हीं सेक्टर्स का है, और ये सेक्टर्स जो हैं लोगों को जॉब्स भी देती हैं। बिल्कुल। अब होगा क्या, जब आप इन पे सुपर टैक्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली इन कंपनियों का जो मुनाफा है वो कम हो जाएगा। रिजल्ट में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, और लोगों की जो जॉब्स हैं, जो जॉब्स के नए मौके मिलते हैं वो कम हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट के पास मेरे ख्याल में अल्टरनेटिव भी थे, जैसे कि जो लास्ट गवर्नमेंट गई थी PTI की, इन्होंने 1700 अरब रुपए के एग्जाम्पशन दिए थे सेल्स टैक्स में, उसमें से वो कुछ विड्रॉ कर सकते थे, अगर सारे नहीं तो आधे कर लेते। कुछ ऐसे हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड जो सेक्टर्स हैं उनको आप डॉक्यूमेंटेड करें, आप वहाँ से टैक्स लें। कुछ और ऐसे सेक्टर हैं जहाँ से भी हम टैक्स नहीं ले रहे हैं। एग्रीकल्चर की बात की जाती है, अभी जो लास्ट इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें भी ये कहा गया था कि जो एग्रीकल्चर है वो एक गैर मुनज़्ज़म जो है वो सेक्टर है, और वहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो वहाँ पे डिसिप्लिन लाके आप ना सिर्फ अपने एग्रीकल्चर को फ़रोग़ दे सकते हैं, कि बल्कि वहाँ से आप आमदनी भी ले सकते हैं। तो ठीक है, हुकूमत की मजबूरी है क्योंकि अभी हम जो है फंसे हैं काफ़ी, क्योंकि पैसे नहीं हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि आप टैक्स के साथ साथ, आप जैसे बात ही की यहाँ पे कि टैक्स जो बेस है वो बढ़ाया जाए। अभी बहुत कम लोग टैक्स दे रहे हैं, हमारा टैक्स टू GDP रेशियो है वो 10-11% है, उसको 20% तक होना चाहिए। तो अगर आप अपनी आमदन नहीं बढ़ाएंगे तो ये टैक्स हम लेते रहेंगे, ये हर साल लेते रहेंगे। ठीक है। अब रियाज साहब, आप अगर टैक्स रिफॉर्म्स की बात करते हैं, एक तो सबसे पहले ये कि अभी फिक्स टैक्स छोटे ताजरों पे हुआ, सुनारों पे भी टैक्स फिक्स कर दिया इन्होंने। अब बहुत सारी दुकानें, दुकानदार ऐसे जिन्होंने अपनी दुकानें रजिस्टर्ड ही नहीं कराई, तो क्या सिर्फ हर चीज़ हुकूमत के ही जिम्मे आती है? बहैसियत शहरी, बहैसियत एक ताजर, इन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं? देखिए, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। दुनिया में कोई भी आदमी जो है इस तरह से टैक्स नहीं देना चाहता, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो उसके लिए आपके सिस्टम्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए जहां से उस टैक्स नेट से ना निकल सके कोई बाहर। फिक्स टैक्स जो है ये किसी भी तरह से और किसी भी इकोनॉमी और इनकम टैक्स कल्चर में कोई अच्छी बात नहीं समझी आती। अगर ज्वेलर है तो वो क्यों 10,000 रुपए दे के या 25,000 रुपए फिक्स महीना दे के छूट जाएगा, हालांकि वो करोड़ों रुपए बना रहा है। सो दुनिया में इस तरह कहीं नहीं होता कि ज्वेलर जो है वो फिक्स टैक्स दे देगा। आपको एग्जांपल बता दे किसी कंट्री की। तो बात ये कि हमें इसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को ठीक करना होगा। आपका जो टैक्स कलेक्शन है 7,500 बिलियन का, आपका 70 to 80% टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स,
एंड एक्साइज, एक्साइज आपका सिर्फ 20 to 30% डायरेक्ट टैक्स में आता है। उस 20 to 30% जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें ये जो जिन सेक्टर को आपने 10% लगाया है, कॉर्पोरेट सेक्टर ये दे रहा है, सैलरीड क्लास दे रही है, तो बाकी कौन दे रहा है? आप देखें आपकी 50% इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है, मैं इसी पर आना चाह रही थी, तो बिल्कुल। उस अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पे तो आज भी कोई टैक्स नहीं है ना पिछले 50 साल से है। और इस मुल्क की जो मुश्किलात हैं उसकी वजह ही यही है। टैक्स टू जीडीपी हमारा लोवेस्ट है हमारे पूरे रीजन में, दुनिया से तो आप कंपेयर करना ही छोड़ दें, सिर्फ हमारे रीजन में भी वी आर द लोवेस्ट टैक्स टू जीडीपी। इसकी वजह यही है ना कि हम उन एरियाज को टैप नहीं करते और हम बहुत इजी सोल्यूशन में जाते हैं। इसमें कौन सा बड़ा कमाल है कि मैंने सैलरी वालों की टैक्स बढ़ा दी और कॉर्पोरेट पे 10 लगा दिया, 15 लगा दिया, 20 लगा दिया, कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें? कौन सी कारीगरी है? ये तो आम आदमी भी कहता है कि ये रेवेन्यू है, ओह मेरा पूरा नहीं हो रहा, ठीक है इस सेक्टर को इतना बढ़ा दो तो अब हो जाएगा पूरा। ना यही तो इम्तिहान होता है मईशत दान का, यही तो इम्तिहान होता है हमारे एफबीआर का, हमारे डिपार्टमेंट्स का, कि आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन लेके जो टैक्स नेट में नहीं है उनसे लाएं, बजाय उसके उनको स्क्वीज करें जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। तो उनके लिए फिर वो बर्डन बन जाता है कि व्हाट आर वी गेटिंग, बाकी लोग क्यों इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। हाँ। और ये रोना आज की मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मुसलसल हर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि वो लोग को वो टैक्स मिलाना है। एफबीआर 10 साल से हम सुनने, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा जावेद साहब भाई ने कहा कि आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल है नादरा में, आपके पास गाड़ियों का, आपके पास क्रेडिट कार्ड का पूरा डेटा अवेलेबल है कि किस आदमी की कितनी स्पेंडिंग है और उसको कितना टैक्स देना चाहिए और वो कितना टैक्स देता है। उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? वहां से क्यों एफबीआर नहीं कर रहा? यानी एफबीआर डिपार्टमेंट, उनकी इनिशिएटिव, एक डिपार्टमेंट है रेवेन्यू कलेक्शन का, नहीं, अगर उनका क्या कंट्रीब्यूशन है अगर टैक्स कलेक्ट करने में? स्टेप लेना भी चाहती है, जैसे कि इनवॉइस के ऊपर बात कर रही है या टैक्स के ऊपर बात करती है, तो ताजिर तो फौरन एहतजाज पर उतर आते हैं। नहीं, ताजिर तो एहतजाज पे उतर आते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। मैं ये कह रहा था कि जब आपके पास ये सारा डेटा अवेलेबल है, आज किसी पॉश इलाके में वो इनवॉइस वाला जब सिलसिला चला था कि 50,000 से ज्यादा की अगर कोई परचेजिंग या सेल परचेजिंग हो रही है तो उस पर इनवॉइस की बात की थी, तो ताजिर तो आ गए थे ना एहतजाज पर। हुकूमत अगर करना भी चाहती है तो फिर उसको सपोर्ट नहीं किया जाता। नहीं, हुकूमत जहां करना चाहिए वो मैं बात कर रहा हूँ ना, हुकूमतों को, इस हुकूमत को नहीं, सारी हुकूमतों को। मुझे आप बताएं, एक पॉश इलाके में एक 50 करोड़ के घर में आदमी बैठा हुआ है, 4 उसकी प्राडो पजेरो खड़ी हुई है, उसका टैक्स रिटर्न में आपने चेक किया, उसकी क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग है, उसकी ट्रैवलिंग है दुनिया भर में, और मीन्स ऑफ अर्निंग क्या है उसकी, उसने कितना टैक्स दिया है, कैसे कमाया है, आपने चेक किया है? बहुत सारे जेन्युइन भी होंगे उसमें, लेकिन आधे लोग तो ऐसे भी निकल आएंगे जिन्होंने टैक्स ही नहीं दिया, या दिया है तो 1 लाख रुपए टैक्स दिया है। तो ये 50 करोड़ का घर, ये 4 प्राडो, ये फॉरेन ट्रेवलिंग, उनके क्रेडिट कार्ड के बिल, वो तो ये किसका काम है? मेरा गवर्नमेंट का तो काम नहीं है, ये डिपार्टमेंट का काम है। वरना डिपार्टमेंट का फायदा क्या है? उसको खत्म भी कर दें तो आपका 80% कलेक्शन तो इनके एफबीआर के बगैर भी चल जाएगा, क्योंकि आपका 80% तो विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट, हर आदमी तो विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट बना हुआ है, वो विदहोल्डिंग काटता है। तो वो जो मैंने आपको 70 to 80% रेवेन्यू आपका बताया, वो तो इनडायरेक्ट आता है, डिपार्टमेंट से नहीं आता। डिपार्टमेंट के अंडर में तो ये 20% ही सिर्फ आता है। उसमें भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, सैलरीड क्लास है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, पार्टनरशिप्स है, एंड दैट्स इट। तो अतीक साहब, ये जो सरमायादार होते हैं, ये जैसे डॉक्यूमेंटेशन की बात की कि नहीं है हमारी इकोनॉमी, तो वो भी करना नहीं चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका वो भी टैक्स बचाएं। ये तो एक ट्रेंड सेट कर दिया गया है, चाहे वो एक छोटा ताजिर हो चाहे बड़ा सरमायादार हो। नहीं शादी, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, टैक्स नेट पे लोग आना चाहते हैं। अच्छा। मेरी काफ़ी वर्किंग है इस पे और मैंने काफ़ी सर्वे किए, तो मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि लोग टैक्स नेट पे आना चाहते हैं। बात साथ ये है कि टैक्स पेयर को क्या इज्जत मिल रही है। मैं टैक्स पे करता हूँ, मुझे नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं, आप मुझे हरासमेंट कर रहे हैं, मुझे हर वक्त आप ऑडिट के लिए बुला रहे हैं, अभी ये वाला ऑडिट, अभी वो वाला ऑडिट। मतलब मैं क्या करूं? मैं कारोबार कब करूं? मैंने टैक्स दे के कौन सी बड़ी गलती कर दी? मैं कारोबार कब करूं? मैं हर वक्त अपनी बुक्स उठा के एफबीआर के ऑफिसर्स के चक्कर काटूं? आई एम सॉरी। तो मैं सर, ये तो आप पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, ये पुरानी बात कर रहे हैं। लोगों की जॉब भी गई है, बहुत सारे मामला आपके सामने। तो जी, मेरा हशर देख के दूसरे लोग
अट्रैक्ट होने के बजाय भागते वहां से कि भाई इसका असर देखो क्या हो रहा है। तो बजाय इसके कि रिस्पेक्ट, मैंने बात की रिस्पेक्ट टू द टैक्स पेयर। एक जमाना आया था, हम उस वक्त बहुत छोटे होते थे कि एक कार्ड मिला करता था रिस्पेक्ट कार्ड के नाम से, टैक्स पेयर का कार्ड। जावेद भाई को शायद याद होगा। जावेद भाई वो टैक्स कार्ड लेके हम एयरपोर्ट जाते थे, रेलवे स्टेशन जाते थे, या कहीं भी जाते थे, हम पिक्चर देखने जाते थे तो हमको प्रेफरेंस मिलता था क्योंकि हम टैक्स देते थे, हमें एक इज्जत थी। वो किधर चली गई इज्जत हमारी? आज हम अगर टैक्स देते हैं, चैलेंजिंग टाइम्स है, वी आर ऑल रेडी टू कंट्रीब्यूट, ऐसी बात नहीं है। ये अभी जावेद भाई ने आपको फिलैंथ्रोपी एक्सप्लेन की, कितनी शानदार कौम है पाकिस्तान की जो हर वक्त हर बुरे वक्त में तैयार है मुल्क का साथ देने के, अपना साथ देने के लिए, टैक्स देने के लिए। ऐसी बात नहीं है। बात सारी ये गुफ्तगू का महासिल ये है कि चाहे सैलरी क्लास हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे टाइकून हो, चाहे नॉन टाइकून, टैक्स सब देना चाहते हैं, ऐसा नहीं। दे नीड अ रिस्पेक्ट, कोई क्लासिफिकेशन है उनको वो मिलनी ठीक है, ठीक है। जावेद साहब, अब बात वही आ रही है कि हम टैक्स नेट में लोगों को कैसे लेकर आए। एक तो ट्रस्ट डेफिसिट की बात है, रिस्पेक्ट की बात है, इन तमाम चीज़ों को लेके एक इंडस्ट्रियल के पास जहन में क्या है, कोई एडवाइस? गवर्नमेंट की सीरियसनेस, अभी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है FBI के पास। मैं कोई पिछले 20 साल से इनको कहता हूँ कि आप इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का चेक एंड बैलेंस करो कि इसने पूरे महीने में कितने लोग टैक्स नेट मिला है। उसका काम ही यही है। एक दफ़ा मैंने खुद चेक किया FBR में कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का ज़ीरो रिजल्ट। अरे मैंने बोला ये इतने लोग हैं, इसमें हज़ारों आदमी हैं, इनका ज़ीरो रिजल्ट, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। तो कोई तो कुछ आपको बनाना पड़ेगा सिस्टम कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट नए लोग टैक्स नेट में लाएं। और देखिए ये फिक्स टैक्स रिजिम भी जो होती है, इसका मकसद क्या होता है? ये अट्रैक्शन होती है कि नए लोग आएँ। कम टैक्स देने का भी मकसद ये होता है कि नए लोग आएँ। आज पाकिस्तान के अंदर जो वैक्सीन का सिस्टम जो इतना अच्छा चला और इतना दुनिया के अंदर, मैं अमेरिका में था, अमेरिका में भी इतना अच्छा वैक्सीन का सिस्टम नहीं था, इंग्लैंड में, UK गया, वहाँ भी इतना अच्छा नहीं था। क्यों चला? सिर्फ नादरा की वजह से कि सब लोग उसके अंदर सिस्टम में हैं। हम तो हमेशा से कहते हैं कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, सबको टैक्स नेट में डाल दो, चाहे ज़ीरो टैक्स सिस्टम में तो लाओ। फर्स्ट स्टेज ये है, सबसे पहला स्टेज क्या है कि पूरी मुल्क की जितनी पॉपुलेशन है इस सबको टैक्स नेट में डाल दो। आप ज़ीरो टैक्स लो, मगर उसका NTN नंबर होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ग्रेजुअली एक एक को लाए, स्टार्ट कराए और टैक्स नेट को बढ़ाए। और टैक्स नेट जब तक नहीं बढ़ेगा तो इस मुल्क में ये देखो, अब पॉइंट ऑफ सेल पे इनका कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ये हम कितने सालों से कहते थे कि टर्की ने खुद अपने टिल मशीन लगाए, टर्की ने ये किया। हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी जब ये सजेशन देती है, वो 15-15 साल तक वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। 15 साल बाद तो गवर्नमेंट को याद आता है कि ये अब काम करना है। अब मुझे बताएं, ये चीज़ पॉइंट ऑफ सेल वाला काम कब से हो सकता था? आज ये कितनी स्पीड से इसके अंदर रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और जब तक ये रिटेल सेक्टर, देखिए रिटेल सेक्टर टैक्स में जब तक नहीं आएगा ना, सेल्स टैक्स जितना, सबसे बड़ा रेवेन्यू यहीं से जनरेट हो सकता है। कहाँ से? रिटेल सेक्टर से। और वो इम्पैक्ट भी नहीं आएगा क्योंकि एक आदमी एक चीज खरीद रहा है, उसने उसी वक्त टैक्स दे देना है, उसको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या दिया है। मगर वो इम्पैक्ट भी नहीं आएगा और गवर्नमेंट को इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा यहाँ से कि संभाला नहीं जाएगा। अच्छा मसर, हम हमेशा बात करते हैं इकोनॉमी पॉलिसी की। हमारे यहाँ 2-3 फ्लॉज शुरू से रहे हैं जो कि जिसको 30 साल 40 साल पहले, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि ये 30 साल 40 साल पहले इम्प्लीमेंटेशन हो रही, एटलीस्ट पॉलिसी बन जानी चाहिए थी। अब अगर हुकूमत, कोई भी हुकूमत इस वक्त आती, उसके पास ऑप्शंस कोई नहीं थे, उसको इकदाम यही लेना पड़ता कि गरीब तबके को थोड़ा रिलीफ देने के लिए वो थोड़ा सरमायादारों पे 10%, जो कि बहरहाल किसी हवाले से ज़्यादा ही है, लेकिन इनको टैक्स लेना ही पड़ता। आप समझते हैं ये अहदाफ हासिल कर लेगा FBR? देखिए, जो अहदाफ दिए हैं FBR ने, पहले 7,004 बिलियन रुपीस के दिए थे, 466 उसमें इजाफा कर दिया। तो अहदाफ तो चूँकि मेरे ख्याल में हासिल कर लिए जाएंगे। जिस तरह से अभी बात की, रियाज साहब ने बात की थी कि ये जो फिक्स टैक्स है, अगर एक बंदा 1 लाख कमा रहा है, वो उस पर 10,000 रुपये टैक्स दे रहा है, और एक बंदा 1 करोड़ कमा रहा है, वो भी 10,000 टैक्स दे रहा है, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। तो रेगुलर जो है वो टैक्स होना चाहिए। जो आप जितना कमा रहे हैं आपको उस हिसाब से टैक्स देना चाहिए, और जो बंदा भी कमा रहा है उसको टैक्स नेट में आना चाहिए। ठीक है,
ہر بندے کو بھی آنا چاہیے اور جو اتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں جو سیکٹرز ہیں سب کو ٹیکس دینا چاہیے. لیکن اگر آپ جو ٹیکس دے رہا ہو پہلے سے ہی اگر آپ اس پہ مزید برڈن ڈال دیں, کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے, جو ٹیکس دے رہا ہوتا ہے اس کو آپ جو ہے مزید آپ اس کا اسکرو ٹائٹ کر دیں اور ان سے مزید ٹیکس دے لیں تو وہ ایزی ہوتا ہے. لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ جاتا ہے کہ جو سیکٹر ٹیکس دے رہے ہیں آلریڈی وہ مزید ٹیکس دیں گے تو دیکھیں پھر وہ ان کے جو فیوچر پلانس ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, وہ آگے انویسٹمنٹ بھی نہیں کریں گے. ابھی ہماری ایکسپورٹ اللہ کا شکر ہے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہماری جو ہے وہ بڑی تھی, لیکن اب یہ جو ٹیکس لگا ہے اس کے بعد ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ پہ کیا امپیکٹ آتا ہے یہ تو لیکن اسٹاک ایکسچینج اگر آپ ٹاپ 100 کمپنیز بھی دیکھ لیں تو وہ اربوں روپے منافع کما رہی ہیں, تو پھر ادھر سے بھی کیوں چیخیں نکل رہی ہیں؟ ایگزیکٹلی دیکھیں نا, اب یہ جو میں نے بتایا نا یہ جو 13 سیکٹر ہیں یہ سارے وہ سیکٹرز ہیں جو کہ بیک بون ہیں. لیکن دیکھیں نا اگر یہ جو کمپنیز منافع کماتی ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم پیسے کما رہے ہیں, دیکھیں کوئی بھی کمپنی آئے گی تو وہ کمانے کے لیے آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر یہ کمپنی کما بھی رہی ہیں, یہ ملک کی ایکسپورٹ میں بھی رول پلے کر رہی ہیں, یہ لوگوں کو جابس بھی دے رہی ہیں اور گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دے رہی ہیں, ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں نا آپ کی جتنی نوکریاں ہیں, اب سرکاری نوکریاں تو کم ہیں آبویسلی, باقی جتنا بھی آپ کو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج نہیں کریں گے تو آبویسلی آپ کی جو ملک کی اکانومی وہ گروتھ نہیں کرے گی. ریاض صاحب نے جو کہا کہ جی ڈی پی گروتھ کا جو ٹارگیٹ دیا ہے وہ 5% کا, یہ سپر ٹیکس کے بعد ہو سکتا ہے کہ 5% نہ بھی ہو. تو گورنمنٹ کے جو ٹیکس کے اہداف ہیں, میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ٹیکس دے رہا ہوتا ہے اس سے مزید ٹیکس لے لیں. آمدن کے جو ذرائع ہیں آپ کو وہ بڑھانے پڑیں گے, تو وہ سیکٹر جو ٹیکس نہیں دے رہے ان کو آپ دیکھیں کہ کون سے سیکٹر ٹیکس نہیں دے رہے, ان کو آہستہ آہستہ ٹیکس میں لے کے آئیں. اور دوسری بات ہے کہ حکومت کے لیے کچھ مشکل نہیں تو ہوتا. آمدن کے ذرائع کس طرح بڑھائیں؟ وہ سیکٹر جو کہ انڈاکومنٹڈ ہیں ان کو آپ ڈاکومنٹڈ کریں, جو سیکٹر ٹیکس نہیں دے رہے ان سے آپ ٹیکس لیں, ٹھیک ہے. اور جہاں پہ آپ نے ایگزیمپشنز دی تھی ان کو 1700 بلین کی جو ہے ٹیکس کی, اس میں سے کچھ آپ وڈرا کریں, وہاں سے کچھ پیسے پورے کریں. گورنمنٹ کے کچھ غیر ترقیاتی اخراجات ہوتے ہیں اس میں کچھ کمی لے کے آئیں تھوڑا سا. مطلب اس کو یہ نہیں کہ ایک سیکٹر سے بجائے لینے کے آپ ایک پول بنا لیں, سب سے کچھ ہلکا ہلکا کریں. آپ ایک دم کسی ایک سیکٹر سے آپ لے لیں گے تو وہ سیکٹر پہ بیٹھ جائے گا. اور باقی یہ کہ گورنمنٹ کے لیے کسی سے ٹیکس دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے, گورنمنٹ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اگر گورنمنٹ کچھ کرنے پہ آئے کہ جی ہم نے اس سیکٹر سے ٹیکس لینا ہے, ٹھیک ہے, بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے, اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان سے آپ بیٹھ کے بات کریں, لیکن ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں, اپنا ٹیکس بیس آپ بڑھائیں. اس کے بغیر جو ہے وہ نہ آپ کے ٹیکس اہداف پورے ہوں گے اور آپ ہم لوگ کل یا نیکسٹ ایئر بیٹھ کے ہم یہ باتیں کر رہے ہوں گے جی فلاں پہ ٹیکس لگے فلاں پہ. ٹھیک ہے. عتیق صاحب, ایمنسٹی اسکیم جب پچھلی گورنمنٹ لے کر آئی تھی تب بھی بڑی چیخیں نکلی تھی, بلیک کو وائٹ کرنے کے لیے ایک اپارچونٹی دی گئی تھی, اس پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہی بات آپ کے آ گئی تھی رسپیکٹ کے اوپر کہ جو ٹیکس پیئر ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہا تھا. ہمارے پاس ہوتی ہیں گورنمنٹس کچھ نہ کچھ سجیشنز کچھ امپلیمنٹیشن لے کر آتی ہے, لیکن ہر جگہ پر ہرڈلز ہوتے ہیں جس طرح ابھی ہو رہے ہیں. دیکھیے ایمنسٹی کی بات تو کئی دفعہ آئی ہے اور آ کے ختم بھی ہو گئی ہے. اس سے کتنا فائدہ ہوا نہیں ہوا یہ ایک الگ اسٹوری ہے. سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا ہمارے یہاں پلاننگ نہیں ہے, اکنامک چارٹر نہیں ہے. ایک حکومت اگر اچھا کام کر رہی ہے, اگر اس نے اکنامک اس نے ایمنسٹی دے دی ہے تو اس کو پرولونگ کرنا چاہیے, اس کو ختم نہیں کر دیا جائے دوسرے کو آ کے کرش نہیں تو کرنا. پرائم منسٹر چارٹر آف اکانومی کی بات تو کر رہے ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب. چارٹر آف اکنامی کی بات کر رہے ہیں, ضرور بہت اچھی بات ہے, کافی اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن میں ساتھ میں ایک بات یہ بھی کر رہا ہوں کہ پلیز چارٹر آف پالیٹکس کی بات بند کر دے پورا پاکستان. اب سارے پالیٹیشینز جو ہے نا وہ چارٹر آف اکنامی کی بات اسی وجہ سے تو تمام اسٹیک ہولڈرز کو انہوں نے ٹیبل ٹاک کے لیے بلایا. میری بات میں آپ کو مثال دیں, آپ نے ایمنسٹی کو چھوڑ دیا نا, میں آپ کو بات کرتا ہوں. بات ساری یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ سبسڈیز دے دیتے ہیں, کبھی کبھی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, آپ سبسڈیز دیتے ہیں. میں فرض کرے ایک انڈسٹریلسٹ ہوں اور مجھے بھی اتنی سبسڈی مل رہی ہے, میں جا کے 84 گیلن پیٹرول ڈلا کر آ جاتا ہوں اپنی گاڑیوں میں اور تمام چیزیں, اور میرا ڈرائیور بیچارہ جب مجھ سے ڈیوٹی ختم ہوتا ہے موٹر سائیکل میں 2 لیٹر پیٹرول ڈلا کے جاتا ہے, اس کو بھی اتنا ہی بینیفٹ مل رہا ہے جتنا مجھ کو 84 گیلن ڈلانے پہ مل رہا ہے. تو یہ کیسی ایمنسٹی ہے, یہ کیسا سبسڈیز ہے, یہ کیسا بینیفٹ ہے جس میں سیگریگیٹ نہیں کیا جا رہا, اور جن لوگوں کو یہ بینیفٹ چاہیے ان کو ڈیٹا کے حساب سے نکالا کیوں نہیں جا رہا, ان کو یہ بینیفٹ کیوں نہیں دیا جائے. آپ اگر اکنامی کی چارٹر کی بات کرتے ہیں یا ایمنسٹی کی بات کرتے ہیں, دونوں الگ نہیں ہیں, ان کو ملا کر اس بات کو دیکھیں کہ بینیفٹ کس کو جانا چاہیے, کون سا سیکٹر ہے جو آپ کے لیے بینیفیشل ہے اور کون سا سیکٹر ہے جو آپ کے لیے انجیریس ہے. ابھی وزن نے بات کری, انجیریس سیکٹر بھی اور بینیفٹ سیکٹر بھی دونوں ایک ہی لکڑی سے ہانک رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ پلاننگ ہے. پھر میں ریپیٹ کروں گا, پولیٹیکل چارٹر نہیں چاہیے ہمیں چاہیے اکنامک چارٹر. اس پہ سارے سیاستدان بات کریں, سب لوگ بات کریں. ملک کی اکنامی ٹھیک ہونے میں یہی ایک طریقہ بن سکتا ہے, اور میں نے جو یہ مثال دی نا اس کو سامنے رکھ کر اگر کوشش کی جائے تو میرے خیال ہے بہت سارے فوائد سامنے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ریاض صاحب اب بات وہی آ جاتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے, پولیٹیکلی لازمی سے انسٹیبلٹی ہے تو ہم اکانومی کو فوکس نہیں کر پا رہے. اب
जो भी इकदाम ले रही है वो नून लीग ले रही है, बाकी इत्तेहादी जमातें भी हैं, इस स्टेप को लेकर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर खुद चाह रहे हैं कि भाई उन्होंने अपनी घर से एक एग्जांपल सेट की कि हमारी जो कंपनीज हैं उस पर भी ये टैक्स लागू हो 10% का, वजीर ख़जाना साहब ने भी किया। आप क्या समझते हैं कि रैपिड ऐसे कौन से एक्शन लेने चाहिए रिफॉर्म्स के हवाले से टैक्स के, कि जिससे हम कम टाइम में बेहतर नताइज हासिल कर सकें? देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था कि पूरा डेटा आपके पास अवेलेबल है। FBR एज अ डिपार्टमेंट उसकी पूरी रिफॉर्म्स आप करें और उनके सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि लोगों के पास एस्केप करने के चांसेस ना हो। उस डेटा को यूटिलाइज करें और टीम्स उनको सेलेक्ट करें केसेस को, और ज़ाहिर आज तक उसके ऊपर काम तो नहीं हुआ, सिर्फ डेटा ही जमा करके पड़ा हुआ है। कोई स्टडी या कोई काम हुआ इतने सालों में? तो वो डेटा ऐसे ही जमा करके रखा हुआ है, उसका फ़ायदा क्या है? तो वो तो टैप करना होगा ना इन द लॉन्ग टर्म। दूसरा, कल मैं सुन रहा था मिनिस्टर साहब मिफ्ता साहब कल कह रहे थे कि उनकी बातचीत अभी चल रही है ज्वेलर्स एंड जो दूसरे फिक्स टैक्स वालों से, और उन्होंने कहा था कि उनकी मुशावरत से ये फाइनल किया जाएगा, अभी फाइनल नहीं है। तो उसमें उनको चैलेंज भी आएंगे, लेकिन अगर वो अच्छी तरह से उनके साथ निगोशिएट करने में कामयाब हो गए तो ये एक क्विक फिक्स होगा कि उससे कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कलेक्ट करना, क्योंकि वही सेक्टर है जिसको हम बात कर रहे हैं कि जो टैक्स नेट में नहीं है और किसी किस्म का टैक्स नहीं देता। तो चले स्टार्ट में फिक्स ही दे दें, लेकिन एक रीजनेबल तो दे ना, और फिर जाहिर है इसके बाद जो ये क्विक फिक्स है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो इनकम बेस्ड टैक्स ही होना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑन इनकम, तो इनकम पे होना चाहिए, फिक्स तो नहीं होना चाहिए, ना कोई मिनिमम होना चाहिए। और यही हमारे प्रोफेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या जो हम प्रोफेशनल्स हैं, इस चीज को डिस्करेज ओवर द ईयर्स करते आ रहे हैं कि गेट आउट फ्रॉम द फिक्स टैक्स रिजीम, इट शुड बी ऑन इनकम बेस्ड। ठीक है। अच्छा जावेद साहब, अब हम जब भी बात करते हैं अपनी इकोनॉमी की तो हम इंपोर्ट बेस इकोनॉमी है, हम एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी नहीं बन पाते हैं। इस वक्त इंपोर्ट बिल की मद में हमें डॉलर जो है कुएं में फेंकने पड़ रहे हैं। हुकूमत ने इस पे जो इंपोर्ट लग्जरी आइटम्स थे उस पे बहुत ज़्यादा ड्यूटी भी लगाई, बैन भी किया गया, फिर भी इस साल जो है हमने देखा फिर हमें इंपोर्ट बिल की मद में काफ़ी डॉलर देने पड़े। इसकी वजह क्या समझते हैं आप? देखिए, ये पिछली गवर्नमेंट ने नॉन टैरिफ बैरियर लगाए थे, और मुझे याद है कि इन्होंने एकदम इंपोर्ट कम कर दी पहले साल में, और उस पे रज़ाक दाऊद साहब ने हमसे मीटिंग भी की थी कि भाई क्या करें, हम इंपोर्ट कैसे कम करें। और बाकायदा कोई 3 घंटे हमने मीटिंग की थी। हमने बोला आप कुछ भी ना करें, आपके पड़ोस में मुल्क है इंडिया, वहाँ आपने कभी एक्सपोर्ट किया है? तो मुझे कहा कि मैंने भी एक्सपोर्ट किया है, और मेरा माल जो है वो पोर्ट पे 6 महीने तक पड़ा रहा। तो मैंने क्यों पड़ा रहा? बोला नॉन टैरिफ बैरियर, जो आप कह रहे हो कि वो पास ही नहीं हुए। तो मैंने बोला उस पर WTO आपका कुछ भी नहीं कर सकता। उस पर एक छोटी सी हमने इनको मिसाल दी कि आप जो फूड मंगाते हैं इंपोर्ट में, आप उसमें कंपलसरी करें उर्दू में लिखने का। कोई भी दुनिया का शख्स लिख के नहीं देगा, क्योंकि आपकी क्वांटिटी इतनी कम है। तो हमारे यहाँ ये ऐसी एक चीज़ नहीं है, हमारे यहाँ इतने मसले हैं। जैसे हमारे यहाँ गाड़ियाँ बननी शुरू हुई, उस पे था कि इसका भी प्लान था कि इतने साल के अंदर 100% लोकल बनेगी। उसमें ये भी प्लान में था कि इतने साल में इतना % एक्सपोर्ट करेंगे। आज तक किसी गाड़ी ने एक्सपोर्ट नहीं किया, आज तक कोई गाड़ी की कंपनी 100% पे आई नहीं। हमारे यहाँ कोई भी काम होता है उस पर सही तरीके से डेटा जमा किया है, ट्रेवलिंग का डेटा जमा किया था, बिजली का डेटा जमा किया था। अगर उस पर अगर सीरियसली उस पर इम्प्लीमेंट करते तो मैं समझता हूँ आपका टैक्स नेट का जो बेस है पूरे रीजन में सबसे ज्यादा होता। जिस तरह अली हकीम अरशद ने मेहनत की थी, मुझे याद है, उसने मुझे दिखाया सब। मैंने बोला अली ये अगर इस पर सीरियसली अगर काम हो गया तो ये तो पाकिस्तान पूरे रीजन में सबसे आगे निकल जाएगा, मगर कभी काम ही नहीं हुआ उस पर। और आज भी देखें, आज भी आप स्टोर्स में जाएं तो वो इम्पोर्टेड चीज़ें नज़र आती है कि अफसोस होता है। कुत्तों बिल्लियों के फूड, इंसान के तो छोड़ दो, कुत्तों बिल्लियों के भी फूड हमारे मुल्क में, जिस मुल्क के अंदर आप मुझे ये बताएं। इसीलिए तो रैपिड एक्शन लिया इस हुकूमत ने। नहीं, ये तो हमेशा लेते हैं फिर छोड़ देते हैं।
ये तो परमानेंट होना चाहिए। जब तक देखिए मैं आपको बताएं, इस हुकूमत ने इतना अच्छा डिसीजन लिया कि सैटरडे की छुट्टी खत्म। जापान के पास, जब जापान कर्जों में था और जापान के हालात खराब थे, उन्होंने कई साल छुट्टी ही नहीं की। छुट्टी किस तरह करते थे? रोटेशन हॉलीडे होती थी। आपके हॉस्पिटल में क्या छुट्टी होती है? एयरलाइन में छुट्टी होती है, बिजली के डिपार्टमेंट में छुट्टी होती है। आप रोटेशन हॉलीडे करें, हॉलीडे सबको मिलेगी, मगर आपकी इकोनॉमी का पहिया चलता रहेगा। जब तक हम अपने मुल्क में ये चीजें नहीं करेंगे। अब देखें, एनर्जी की बात की, रात को 10:30 बजे बंद, 10:30 बजे तक तो 90% मार्केट बंद हो जाती है। तो आप बचा क्या रहे हो? आप करो 7 बजे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कराना चाहती है, तब भी तो रेजिस्टेंस कोविड आती है। नहीं ऐसा नहीं, कोविड के दिनों में 5 बजे भी बंद होती थी। गवर्नमेंट अगर चाहे 7 बजे आप करें। जितने डेवलप कंट्री हैं उसमें क्या है, जब डे लाइट शुरू होती है सब काम शुरू, जब डे लाइट खत्म सब बंद। दुनिया के किसी डेवलप कंट्री को देख लें, हमारे यहाँ देखिए, आप एनर्जी के अंदर देख लें। अब हम आप बोलते हैं कि हम गरीब के लिए क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री से लेके सस्ती गैस देंगे डोमेस्टिक को। आपको मालूम है कितने गरीब के पास कनेक्शन है? 2% भी नहीं है जितने टोटल कनेक्शन गैस के हैं ना, सब अमीरों के पास है। हमने बोला आप छोड़ दो, आप सिर्फ उन मकानों के खत्म कर दें जो अपने मकान है जाती। 500 गज का तो फ्री का तो नहीं होगा ना, वो भी 2, 4, 5 करोड़ का। आप उन सबको बोलो डोमेस्टिक में कनेक्शन। जहां दुनिया में सबसे ज्यादा गैस निकलती है ना, वहां भी एलपीजी सिलेंडर यूज होते हैं। हमारी 40% लाइन लॉसेस जो है वो डोमेस्टिक में। आप मुझे बताएं, जितना इंडस्ट्री का कंजम्पशन है गैस का, उससे ज्यादा हम लॉसेस में डालते हैं गैस। अब आप मुझे बताएं, RLNG का बिल आता है अभी 4,700 रुपए। आप किस तरह एक्सपोर्ट करोगे? आप क्रॉस सब्सिडी देते हैं फर्टिलाइजर को, आप किस तरह एक्सपोर्ट बढ़ाओगे? आप, मैं बताऊं, 6 महीने गैस नहीं थी, उसके बाद भी आपका एक्सपोर्ट जो है 30 बिलियन पे जा रहा है। ठीक है। अगर ये 6 महीने गैस मिलती और ये जो अनअकाउंटेड फॉर गैस है ये इंडस्ट्री को मिल जाती, तो मैं बोलता हूँ बहरहाल 35 बिजली बिलियन का export क्राइसिस होगा। और गैस का क्राइसिस पिछली हुकूमत की वजह से भी हमें ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ा है। अतीक साहब, अब ये जो हम बात कर रहे थे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस आ रहा है इस वक्त, इम्पोर्ट बिल जो है वो तकरीबन 70 से 75 अरब डॉलर की तरफ है, और जो हम एक्सपोर्ट का हमारा जो है वो हम अर्न कर रहे हैं वो 30 से मेरा ख्याल है 25 अरब डॉलर के हिसाब से। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 7 से 8 अरब डॉलर का, उसको हम किस तरह कवर कर सकते हैं? देखिए, जो ट्रेड गैप है ना, ये काफ़ी ह्यूज है। हमारा इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, फिर बात हो रही थी, बता भी रहे थे कि इसको परमानेंटली लग्जरी गुड्स को बैन कर देना चाहिए, और जो भी तरीका अपनाया जा सकता है वो प्री इम्पोर्ट्स को किसी हद तक। हमने अभी मजहर भी कह रहे थे कि हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी पिछले दिनों इम्पोर्ट किया। 7 से 8 बिलियन डॉलर की हमने अपनी, जो एग्रीकल्चर कंट्री है भाई, हम तो लीडिंग होते थे हर चीज़, वो सारी हमने इम्पोर्ट कर ली। मतलब बात लंबी होती है। बात सारी ये है कि हमें किसी तरह भी अपना इम्पोर्ट बिल कम करना होगा। इम्पोर्ट बिल कम करने की वजह से ये होगा कि हमारे डॉलर्स पे, रुपीस पे प्रेशर ज़रा कम आएगा, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। हमें सबसे बढ़कर जो हमें हर वक्त बैलेंस और पेमेंट क्राइसिस रहते हैं ना, पेमेंट करना पैसे नहीं है, और हम लोग डेट ले करके पेमेंट कर रहे होते हैं और अपनी डेट सर्विसिंग में लगे होते हैं, और करोड़ों रुपए के हम डेट सर्विसिंग और इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस दौरान याद आ गई, और वो ये है कि गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि 17% का जो सेल टैक्स था सोलर पैनल्स पे और इसकी एक्सेसरीज पे, उसको खत्म कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो दुनिया में सोलर पैनल्स इन्फ्लेशन से हिट हुए थे और बहुत महंगे हुए थे, उसका थोड़ा सा कॉस्ट का इफेक्ट हुआ और वो थोड़ी नीचे आई। हम ये करना चाहिए, हमें कोई ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि इजी फाइनेंसिंग स्टेट बैंक को देनी चाहिए, रीफाइनेंसिंग स्कीम देनी चाहिए। ठीक है, हर छोटा बड़ा घर सोलर ले सके और एनर्जी के क्राइसिस। अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी हमने IMF से भी ले रहे हैं पैसे 1 अरब डॉलर, चीन से भी हमने ले लिया 2.3, अब जो 12 से 15 अरब डॉलर का सरमाया दरकार है उसको हम किस तरह वो कवर कर सकते हैं? देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। इस मुल्क में पॉसिबिलिटी है जब कि किसी भी तरह मैनेज हो जाएगा। सबसे बड़े आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। इनस्टेबल पॉलिसी के, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जो है ये मईशत आपके हाथ में नहीं आ ठीक है, सकती। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ तो मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबको ऑफर किया है कि आए, बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें, मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने के हवाले से बात करें। यकीनन मुश्किल फैसले हैं, तभी जो है वो हमारी मुआशी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क गामजन होगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।